अस्सलामुअलैकुम। आज अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स की पहली क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज की इस पहली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अमेज़ॉन क्या है और ई कॉमर्स किसे कहा जाता है। तो अमेज़ॉन के बारे में जानने से पहले आप सबको पहले ई कॉमर्स का पता होना ज़रूरी है। ई कॉमर्स कहते किसे हैं? ऑनलाइन ख़रीदने और बेचने के अमल को ई कॉमर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई वेबसाइट बना के अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई भी चीज़ आप अपनी कोई फेसबुक पे लगाकर सेल करते हैं तो वो सब कुछ ई कॉमर्स में आता है। या कोई भी चीज़ आप दराज या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से आप ख़रीदते हैं तो उस सब को ई कॉमर्स में शुमार किया जाता है। तो उसके बाद आता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कहते किसे हैं? एक वर्चुअल असिस्टेंट वो शख्स होता है जो कि किसी दूसरे क्लाइंट के बिज़नेस को हैंडल करता है और उसे अपनी सर्विस फ्राहम करता है। ये वर्चुअल असिस्टेंट डेटा एंट्री का भी हो सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी ऑफिस में हो सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी कंपनी का हो सकता है। इसी तरह अमेज़ॉन का भी वर्चुअल असिस्टेंट होता है। अमेज़ॉन भी जो सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को फ्राहम करता है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है कि वो सेलर सेंट्रल अकाउंट मैनेज करना। सेलर सेंट्रल अकाउंट बेसिकली जो अमेज़ॉन सेलर जिस अकाउंट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन की मार्केट में बेच रहा होता है उस अकाउंट को अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल कहते हैं। तो उस अकाउंट को हैंडल करना और उसकी रिपोर्ट्स मैनेज करना, अब इस सब के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? बेसिकली जब भी आप अपनी दुकान किसी भी मार्केट में खोलते हैं तो सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है आप उस प्रोडक्ट का स्कोप चेक करते हो कि ये जो मैं प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ इसका इस मार्केट में स्कोप है भी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में कोई कपड़ों की दुकान तो नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ पर जो भी शख्स आएगा उसका एक माइंडसेट होगा कि मैंने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़रीदने जाएगा, मोबाइल वगैरह कोई ऐसी चीज़ ख़रीदने जाएगा, ना कि कपड़े। इसी तरह अमेज़ॉन पर भी आप कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर सेल करते हो, कोई ऐसी चीज़ आप वहाँ पर ढूंढते हो जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, ऐसी ही प्रोडक्ट अमेज़ॉन में चल सकती है। और अमेज़ॉन के बिज़नेस में जो सबसे बुनियादी रोल होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, आप उस पर इतना मर्ज़ी पैसा लगा लें, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको प्रोडक्ट हंटिंग में ही लगता है इस अमेज़ॉन के कारोबार में। अब उसके बाद आते हैं कि सोर्सिंग पे, कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट ढूंढ ली, फाइनलाइज़ कर लिया कि भाई अब जो मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली है इसकी डिमांड भी है और इसका कंपटीशन भी कम है। प्रोडक्ट फाइनलाइज़ करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवाने की। अब सोर्सिंग करवाने के लिए हम प्रोडक्ट का ऐसा सप्लायर ढूंढते हैं जो कि हमें हमारी प्रोडक्ट की कम से कम प्राइस दे, कम से कम प्राइस पे हमें अपनी प्रोडक्ट मिले और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मार्केट में ग्लव्स बेचना चाहता हूँ तो मैं ऐसे शख्स से अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवाऊँगा जो मुझे मेरे प्रोडक्ट की कम से कम प्राइस दे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सप्लायर फाइनलाइज़ करने के बाद हम अगली बात ये देखेंगे कि हम अपनी जो इन्वेंट्री है उसे हम किस तरह शिप करवाएं, बाय ट्रेन, बाय शिप या बाय एयर। तो जिस तरह हमें सबसे सस्ता पड़ेगा हम उसके ज़रिए हम अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाएंगे। कम प्राइस में हम अपनी इन्वेंट्री को शिप या तो बाय शिप करवा सकते हैं या तो बाय ट्रेन करवा सकते हैं। इस अमल को तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना। प्रोडक्ट को लिस्ट करने का मतलब है आपको अपनी जो प्रोडक्ट जो आपने जो चीज़ बेचनी है उसका पूरा एक कंटेंट तैयार करके अमेज़ॉन पर लगा देना। तो रियल लाइफ में ये ऐसे ही होगा कि जैसे कोई सामान आ गया है मेरी दुकान पे और अब मैं उसे सजा के अच्छा सा तैयार करके अपनी दुकान पे लगा दूँ, ताकि जब भी कोई आए ख़रीदने के लिए, कोई भी कस्टमर आए तो जो अपनी पसंद की चीज़ है उसे देख के वो ख़रीदार वो चीज़ ख़रीद ले। अब और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रोडक्ट रैंकिंग का। अब प्रोडक्ट रैंकिंग में आप अपनी जो प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की है अमेज़ॉन पे आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप या तो PPC एड्स का इस्तेमाल करते हो या तो आप गिव अवेज करते हो, लोगों में मतलब पहले फ्री में आप उस चीज़ को बांटते हो, या आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करते हो। और इन रियल लाइफ में अगर मैं कोई दुकान खोलता हूँ कपड़ों की तो उस दुकान की एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं कुछ बैनर तैयार करवाऊँगा, कुछ मैं फ्लैक्स तैयार करवाऊँगा, कोई मैं सेल लगा दूँगा अपने कपड़ों पे भाई 50% ऑफ या 60% ऑफ। तो इस तरह लोग मेरी दुकान पे आना शुरू होंगे और इस तरह मेरी दुकान का नाम बनेगा। ई कॉमर्स में भी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक B2B और एक B2C। B2B का मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल,
ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो इसी मॉडल के अंदर फॉल करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी या सप्लायर कंपनी भी हो सकती है। अब इसमें बिज़नेस किस तरह होता है? इसमें एक बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी दूसरे बिज़नेस को फराहम करता है और ट्रांजैक्शन दो बिजनेसेस के दरमियान होती है। इसकी एग्जांपल में आता है अली बाबा। और जो दूसरा है B2C मतलब बिज़नेस टू कंज्यूमर, ये एक रवायती और कॉमन मॉडल है। ये एक रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर या किराना स्टोर सब इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब इसमें बिज़नेस किस तरह होता है? बिज़नेस अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर को फराहम करता है। अमेज़ॉन एक B2C बिज़नेस मॉडल की एग्जांपल है जो कि अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर या कस्टमर को बेचता है। उसके बाद आती है ई कॉमर्स की खसूसियात। ई कॉमर्स के इतने ज़्यादा मकबूल होने की वजह यह है कि आप घर बैठे किसी भी वक्त अपनी ज़रूरत की चीज़ या प्रोडक्ट को ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं बग़ैर किसी बाज़ार जाए, और वो चीज़ या प्रोडक्ट आपके घर 2 या 3 दिन के टाइम में आपके घर डिलीवर हो जाती है और इजीली आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी अपनी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती हैं टॉप ई कॉमर्स साइट। दुनिया की जो मशहूर तरीन ई कॉमर्स साइट्स हैं उनमें जो सबसे पहला नंबर है वो अमेज़ॉन का है। उसके बाद ईबे जो कि यूके में वर्क करती है, और इसके बाद वालमार्ट, फिर एटसी, उसके बाद होम डिपो और फिर दराज जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ऑनलाइन सेलिंग की मार्केट में 66% शेयर चूँकि अमेज़ॉन के पास है, इसलिए ये इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी एक दुकान खोलते हैं, मतलब अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को इस पर सेल करने के लिए लगा देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स हैं, जिस तरह हमारे लाहौर में एम्पोरियम मॉल, इस्लामाबाद में सेंचुरियस मॉल, और इन मॉल्स में आपको डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट सेल करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमेज़ॉन भी एक मॉल है। अब इस मॉल में डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, और अमेज़ॉन पर अगर हमने कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके दो तरीके हैं, दो तरह के अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब दो, एक है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा है बिजनेस अकाउंट। अब इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट में आप अपना एक ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते, और बिज़नेस में आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने नाम से चीज़ बेच सकते हैं। और इंडिविजुअल में आपको अमेज़ॉन पर पीस के लिहाज से चार्ज करता है $0.99 पर प्रोडक्ट के लिहाज से। ईच सेल, कोई भी आपकी सेल हुई है अमेज़ॉन पे एज एन इंडिविजुअल सेलर, तो अमेज़ॉन आपको $0.99 उसके पर पीस पे चार्ज करेगा। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं होता, अमेज़ॉन पर पीस चार्ज नहीं करता, पर सेल जो होती है उस पर वो अपना कमीशन नहीं लेता, लेकिन वो एक मंथली एक फ़ीस चार्ज करता है जो कि $39.99 है। अब उसके बाद अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए दो चैनल्स आ जाते हैं मज़ीद, एक है FBA और दूसरा है FBM। FBA कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA के बारे में बात करते हैं। FBA में आप जो अपनी इन्वेंट्री है या जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसको आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप कर देते हो। अब अमेज़ॉन के डिफरेंट वेयर हाउस, कोई USA में है, कोई UK में है, कोई कनाडा में है। वहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट चले जाता है तो वो आपको आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी और साइज़ के मुताबिक वो आपको चार्ज करते हैं। FBA में जैसे ही कोई बायर आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उस प्रोडक्ट को पैक करना, शिप करना या कोई भी कस्टमर सपोर्ट फ्राहम करना और रिटर्न्स को हैंडल करना, ये सब अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी है। अब ये सब कुछ हैंडल करना अमेज़ॉन की ज़िम्मे है कि वो किस तरह बेचता है अपने कस्टमर तक, किस तरह उसको इन्वेंट्री को हैंडल करता है। वो बेचने वाले को इस चीज़ का वो झंझट नहीं होगा, बल्कि इसके मुकाबले में जो FBM है, FBM में उस प्रोडक्ट को पैक करना, शिप करना और उसको उस कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये सारा बेचने वाले के ज़िम्मे में आ जाता है। FBA में काम करने का फ़ायदा आपको तब होगा जब आपकी प्रोडक्ट छोटी हो, उस प्रोडक्ट का साइज़ और वेट कम से कम हो, तभी आपको FBA में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके मुकाबले में FBM आपको तब करना चाहिए जब आप कोई बड़ी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मसलन अगर आप कोई वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं या तो आप कोई TV सेल कर रहे हैं, तो अगर आप किसी बड़ी अप्लाइंसेस या बड़ी प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा FBM में होगा, क्योंकि FBA में आपको उस चीज़ की
चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, FBA फ़ीस आपकी बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट की हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल। अमेज़ोन को बुनियादी तौर पर 3 बिज़नेस मॉडल हैं, एक प्राइवेट लेबल, एक होलसेल, एक ड्रॉप शिपिंग। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में आप एक अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, अपने नाम से अपने ब्रांड का एक लोगो क्रिएट करते हैं और अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो प्राइवेट लेबल ही है, क्योंकि आप प्राइवेट लेबल को एक्सपेंड कर सकते हो, बिज़नेस को मज़ीद प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो अपने ब्रांड के नाम से। और प्राइवेट लेबल करने के लिए आपको अपने ब्रांड की ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। और दूसरा अगर आता है होलसेल। अब होलसेल में क्या होता है कि आप किसी ऐसे ब्रांड को आप सर्च करते हो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो रही है। आप उस ब्रांड से इजाज़त लेते हो कि क्या मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, और जब वो आपको ब्रांड इजाज़त दे देगा कि जी आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो आप उनकी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाएंगे और इसी तरह आपको एक फ़िक्स प्रॉफिट होगा, वो आपको हर मंथली आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई नाइकी की कंपनी है, नाइकी जो जूते बनाती है, अब मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि मैंने भी आपके जूते सेल करने हैं, मुझे इसे सेल करने की परमिशन दें। तो जब मुझे वो सेल करने की परमिशन देंगे तो वो मुझे अपना कुछ स्टॉक दे देंगे, इससे मैं FBA के वेयर हाउस भिजवा दूँगा। अब इस होलसेल मॉडल में आपकी इन्वेस्टमेंट होती तकरीबन $4,000 to $5,000 से भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग का ज़रा कॉन्सेप्ट समझे, ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है। अब ड्रॉप शिपिंग में ना तो आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई सामान ख़रीदने की ज़रूरत है, ना आपको कोई सोर्सिंग करवाने की ज़रूरत है। फिर इसमें बिज़नेस होता कैसे है? इसमें बिज़नेस इस तरह होता है कि जैसे अगर मैंने अमेज़ोन पर मैंने कोई फ्राइंग पैन लिस्ट किया है अपना, चाहे मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, तो अब ये जैसे ही अगर कोई बायर उस लिस्टिंग को क्लिक करेगा और मेरी जो फ्राइंग पैन है उसे ख़रीदेगा। अब चूंकि मेरे पास नहीं है फ्राइंग पैन, उस वक्त अवेलेबल नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने अमेज़ोन पर $40 का फ्राइंग पैन लगाया है, उसे मैं किसी दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे वॉलमार्ट होगी या एटसी होगी, वहाँ से मैं कम प्राइस में जैसे $35 पे वो चीज़ ख़रीदूँगा और उस बायर को, जो ख़रीदार है जिसने मेरा फ्राइंग पैन ख़रीदा होगा, उसको वो चीज़ मैं शिप कर दूँगा। इस तरह मुझे भी अपना प्रॉफिट मिल जाएगा और उस बायर को वो चीज़ मिल भी जाएगी, जो उसका प्रोडक्ट है उसको वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की यही ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस है। वो इसलिए है कि अमेज़ोन इसको ख़ुद रिकमेंड नहीं करता। अमेज़ोन डेली बेसिस पे कई ड्रॉप शिपिंग अकाउंट बंद करता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो बायर होते हैं, जब इनके पास वो डिलीवरी पहुंचती है, तो उस पर जो लोगो लगा होता है वो वॉलमार्ट का होता है, ये जहाँ से हमने उन्हें शिप करवाया होता है उसका लोगो होता है, जहाँ से पता लग जाता है कि ये अमेज़ोन के सेलर ने हमें नहीं भेजा, आउटसोर्स होके हमारे पास पहुँचा है। तो वो वहाँ से सेलर पकड़ा जाता है और उसका उसी वक्त अकाउंट बैन हो जाता है और वो सेल करने के काबिल नहीं रहता। और सबसे कम प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में होता है, और इसमें आप कम से कम तकरीबन $1000 पे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एथिक्स ऑफ VA। तो ऐसा VA आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करें, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो गया या सोर्सिंग होगी। उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएगा, अगर आप उसके साथ सही तरह बात नहीं कर पाएंगे, उसको अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, तो वो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लाइंट से बात करना आना चाहिए एक प्रोफेशनल मैनर में। अपना आप एक पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि जिसने भी आपको हायर करना है सबसे पहले आपका काम देखना है कि आपका पिछला काम किस तरह का था, आपने किस तरह अपने पिछले क्लाइंट्स का अकाउंट हैंडल किया है। और किसी के साथ भी आप फ्री में काम ना करें। अगर कोई आपको काम ऑफ़र करता है कि भाई 1 महीना फ्री में काम कर लो, उसके बाद आपकी मैं तनख्वाह शुरू कर दूंगा, तो आपने उसे कतई तौर पे नहीं करना काम। और अगर कोई क्लाइंट फ़ॉरेन है, बाहर का है, USA का है या UK का है, तो उसके साथ आपने, अगर वो कहता है कि मैं फ्री में आप काम करो, तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन उनका काम करो और अपने क्लाइंट से कह दो कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मुझे हायर कर दें, वरना मैं नहीं कर सकता आपके साथ, मैं नहीं चल सकता। और हमेशा जिस क्लाइंट के साथ भी आपने काम करना है, आप उसे पहले अपना वर्क दिखाएं, पिछला जो आपने वर्क किया है, कोई आपने सोर्सिंग किया है, कोई आपने प्रोडक्ट ढूंढा है, किसी की आपने मैनेज किया सेलर सेंट्रल अकाउंट,
वो सारा वर्क आप अपने क्लाइंट को दिखाएं। इससे आपके जो हायर होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्लाइंट कोई ऐसा तलाश करें जो मिनिमम इस अमेज़ोन की एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 15 से 20 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, क्योंकि अगर उसका इन्वेस्टमेंट बजट कम होगा तो हो सकता है कि प्रोडक्ट फेल हो जाए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ही 7 से 8 हज़ार लग जाया करती है। और जितना ज़्यादा वो इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहा है, उम्मीद है कि वो अपने वीए की भी तनख्वाह उसी तरह बढ़ा दे, उसी तरह अपने वीए की क्या नाम है जो मंथली सैलरी है उसे इंक्रीज़ करता रहे। क्योंकि अगर वो कम इन्वेस्ट करेगा तो अपने यकीनन है कि अपने वीए को भी वो कम तनख्वाह अदा करेगा, कम पैसे दिया करेगा अपने मंथली बेसिस पे। और ऐसा वीए आप 3 to 4 क्लाइंट्स ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलते हैं। मैं आपको अमेज़ोन सेलर सेंट्रल और अमेज़ोन बायर साइट का जो है एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मैं। इस वक्त मैंने amazon.com जो कि यूएस मार्केट प्लेस की वेबसाइट है उसे खोला हुआ है, और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए डिफरेंट वेबसाइट यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूके में रिसर्च करनी है तो उसके लिए आप जो यूआरएल होगा वो होगा amazon.co.uk। और इसी तरह जब आपने कनाडा में करनी है, किसी भी मार्केट में रिसर्च करने की है, तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होगी। जैसे भी मैंने amazon.com खोला है जो कि यूएस की मार्केट प्लेस है। अब इसमें जब बायर आएगा सबसे पहले यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सर्च करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बायर ने एक प्रोडक्ट सर्च की, मिसाल के तौर पर फ्राइंग पैन। अब उसके बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एक लिस्ट, जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे। ये भी एक लिस्ट, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा। और एक लिस्ट में आप जब इसके यूआरएल में देखें या इस एड्रेस में देखें तो एक नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो बी से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं एसी नंबर। अब एसी नंबर क्या होता है? जैसे ही आप अपनी कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन पर लिस्ट करते हो तो अमेज़ोन उसे एक आइडेंटिफाइंग नंबर दे देता है। अमेज़ोन उसे एक नंबर असाइन कर देता है, और उस जो नंबर असाइन करता है उसे एसी नंबर कहते हैं। अब ये जो एसी नंबर है ये इस प्रोडक्ट की हमें कंप्लीट डिटेल देता है कि ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ, इस प्रोडक्ट में कितनी वेरिएशंस हैं, और इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह कितने हैं, ये सब हमें एसिन देता है। एसिन यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं इसके यूआरएल में से, और दूसरा अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ से भी आपको इसका एसिन मिल जाएगा, ये भी एसिन। अब उसके बाद मैं आपको अमेज़ोन सेलर सेंट्रल भी दिखा देता हूँ। सेलर सेंट्रल टैब है जिसका आपका क्लाइंट एक्सेस देगा, उसकी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। और यहाँ पर डिफरेंट टैब है, जैसे कैटलॉग आ गया, इन्वेंट्री आ गया, ऑर्डर्स आ गया। कैटलॉग में जाके आप अपना कोई प्रोडक्ट जो आपने ऐड करना है या कोई भी आपने मी टू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो आप इस ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकेंगे। अब ये इस तरह का टैब खुल गया है। अब यहाँ पर आप क्रिएट करके कोई भी आप प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट करना है उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नेम या कोई भी एसिन लिख सकते हैं, या अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री का टैब आ गया है। अगर हमने देखना है कि हमारी कितनी इन्वेंट्री बच गई है, कितने हमारे जो हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया है उसकी कितनी क्वांटिटी बच गई है, या कितनी वो अमाउंट में है, कितनी अमाउंट उसकी बच गई है, कितनी अमाउंट उसकी सेल हो गई है, कितनी अमाउंट लोगों ने ख़रीद ली है, और कितनी अमाउंट बायर्स तक, खरीदने वालों तक पहुँचा दी गई है, वो यहाँ से देखी जाएगी। और ऑर्डर्स ये वाले टैब से, स्टोर्स यहाँ से, ग्रोथ अपने आप अकाउंट की यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की जनरेट करनी हो तो ये वाला टैब है, यहाँ पे पेमेंट रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट या टैक्स रिपोर्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद अकाउंट की परफॉर्मेंस, ये अकाउंट हेल्थ यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से आपको वो आपके अकाउंट की हेल्थ बता देगा कि कितने प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँचाए जा चुके हैं, कितने रिटर्न्स आए हैं, कितनी वो वायलेशंस हुई हैं, प्रोडक्ट की वायलेशंस हुई है, कितने वो रिव्यूज़ आए हैं, सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी यही है बेसिक इसका। इंशाल्लाह आपको जो अगली क्लास है इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे कि हम एक वायबल प्रोडक्ट किस तरह ढूंढ सकते हैं, और ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और कंपटीशन भी कम हो उसे किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप उस क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।